नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विथ मी। तो आज हम इस वीडियो में यूजीसी एनटीए नेट जीआरएफ महाराष्ट्र सेट और कर्नाटक सेट एग्ज़ाम के जो भी सिलेबस है उसको सामने रखकर मैं वीडियो बना रही हूँ। और पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें से पहला चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने कंप्लीट कर दिया है और उस पर 100 क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसे भी मैंने डाल दिया है दोस्तों। अब हमने हिंदी पेपर 2 जो है इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास, उसमें से तीसरा वीडियो मैं डाल रही हूँ जो भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा है। भारतीय आर्य भाषा में मध्य भारतीय आर्य भाषा पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। और यह जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो सारा का सारा जो मटेरियल है मैंने किसी एक किताब से नहीं लिया है दोस्तों। मैंने बहुत सारे किताबों को पढ़ने के बाद ही उस पर नोट्स क्रिएट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और यह जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ा रही हूँ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण एक बात बताना चाहती हूँ। मंडे टू फ्राइडे पेपर 1 का सेशन सुबह 11 से 12 बजे तक होता है और पेपर 2 का सेशन दोपहर 1 बजे से 2 बजे के अंदर होता है दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है वो सारे के सारे रात में डेली 11 से 12 बजे के बीच में हो रहे हैं दोस्तों। कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड जो फास्ट रिविजन के तौर पर शुरू कर दिया है मैंने, अभी 1-2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और सैटरडे संडे के दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहे हैं दोस्तों। अगर आपको किसी टॉपिक को लेकर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस डाउट को मैं क्लियर करने की 100% कोशिश करूंगी दोस्तों। और मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हो रही है पेपर 1 और पेपर 2 के। हमारे जो यूजीसी एनटीए का जो पेपर 1 है जनरल पेपर और पेपर 2 है हमारा जो हिंदी लिटरेचर, इन दोनों पेपर्स के जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर कोई नया है और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। लाइक तो बनता ही है दोस्तों। प्रेस बेल आइकन बिकॉज ऑफ मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात बताना चाहती हूँ कि टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, वहाँ पर क्विजेस और सबसे महत्वपूर्ण और एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसके पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ दोस्तों, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है या कुछ अनाउंसमेंट होती है तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। तो हम अब इस वीडियो में मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को देखेंगे और इसका जो समय रहा है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और भारतीय आर्य भाषा की दूसरे काल की जो भाषा रही है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। मध्य भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ठीक है। मध्य भारतीय आर्य भाषा की 3 भाषाएं मानी जाते हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। जो इसका समय है यहाँ पर उसके आगे बताया है दोस्तों। पाली भाषा को 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, इसे ही प्रथम प्राकृत कहते हैं। और प्राकृत भाषा को 1 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा तक, ठीक है। ये जो है यहाँ पर प्राकृत को द्वितीय भाषा कहा जाता है और अपभ्रंश को 500 ईसा से लेकर 1000 ईसा तक इसे तृतीय प्राकृत कहा जाता है दोस्तों। प्राकृत भाषा वह है जो अकृत्रिम प्रकृत है जबकि संस्कृत की तुलना में कृत्रिम है, ठीक है। समझ में आया यह पॉइंट, ठीक है। प्राकृत भाषा वह है जो अकृत्रिम है यानी प्रकृत है जबकि संस्कृत उसकी तुलना में कृत्रिम है। प्राकृत संस्कृत से भी पुरानी भाषा मानी जाती है और प्राकृत शब्द का प्रयोग उस जनभाषा या बोली के लिए संभवतः होता था जो वैदिक काल एवं संस्कृत काल में सामान्य जन की भाषा थी। विद्वानों का मानना है कि संस्कृत के बाद विकसित होने वाली मध्य भारतीय आर्य भाषा प्राकृत भाषा है और प्राकृत
शब्द का प्रयोग उस जनभाषा के लिए संभवतः होता है जो वैदिक काल और संस्कृत काल में जन की भाषा रही थी। हेमचंद्र जी का यहाँ पर मत है कि इनके अनुसार, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इनके अनुसार प्राकृत की उत्पत्ति प्रकृतिः संस्कृतम तंत्र भवम तदागतम व प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, प्रकृति यह मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आई है प्राकृत। आगे देखिए, भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी और भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूपों में विकसित होती रही है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी मानी जाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी है। आगे देखिए, जो पाली भाषा, इसे ही हम प्रथम प्राकृत या पहला प्राकृत भी कहते हैं। पाली भाषा का जो समय रहा है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा तक, ठीक है। कहीं कहीं पर ईसा पूर्व भी दिया है, कहीं कहीं पर ईसा भी दिया है। यहाँ पर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक भी दिया है। कहीं कहीं पर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा तक भी। बहुत सारे किताबों में इस के संदर्भ में बहुत से ऐसे डेट्स हमें देखने को मिलते हैं या समय काल समय जो है देखने को मिलता है दोस्तों। आगे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं और इसी भाषा को बौद्ध साहित्य, इस भाषा में ही बौद्ध साहित्य रचा गया है और पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा है, ठीक है। पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ माने जाते हैं उसमें मिलिंद पन्नहो, दीपवंश, महावंश, अट्टकथा साहित्य आदि। पाली भाषा में लिखे गए जो व्याकरण ग्रंथ है उसे ही सद्य नीति व्याकरण, यह अंगवंश बर्मी भिक्षु के द्वारा रचित है। कात्यायन व्याकरण कच्चान या महाकच्चान के द्वारा रचित रचना है। मोगलान व्याकरण ये श्रीलंका के मोगलान ने लिखा है, ठीक है। पाली को मध्य प्रदेश की बोली मानते हैं। पाली को किस क्षेत्र की बोली मानते हैं तो मध्य प्रदेश की बोली मानते हैं। पाली भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना की गई है। उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये जो पिटक साहित्य हैं यहाँ पर लिखा गया है, यानी त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक जो है बुद्ध की संघ संचालन को नियमित करने तथा भिक्षाओं का संकलन करने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। अभिधम्म पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण देखने को मिलता है दोस्तों। दीपवंश 4वीं शती का श्रीलंका में लिखी गई रचना है, ठीक है। एक भिक्षुक ने श्रीलंका में 4वीं शती श्रीलंका में पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन के लिए हुआ है और पाली का क्षेत्र उत्तरी भारत, तिब्बत, बर्मा और चीन रहा है। पाली का सर्वप्राचीन ग्रंथ जो व्याकरण ग्रंथ है उसमें कच्चन व्याकरण, इसके जो रचनाकार है महाकच्चन है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली में 2 भाषाएं हैं, ठीक है, पाली और अभिलेखी प्राकृत, ठीक है। आगे देखिए, अभिलेखी प्राकृत शिलालेखी प्राकृत भाषा है और इसका प्रयोग अशोक सम्राट के शिलालेखों में 300 ईसा पूर्व में मिलता है और शिलालेखों में उस काल की 4 बोलियां मानक तौर पर बोली जाती है। पहली जो बोली है यहाँ पर पश्चिमोत्तरी, दूसरी दक्षिण पश्चिमी, तीसरी मध्य पूर्वी और चौथी पूर्वी। समझ में आया? आगे देखिए, पाली भाषा से ही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का युग आरंभ माना जाता है और इस भाषा का प्राचीनतम प्रयोग दीपवंश रचना में हुआ है। इसके उत्पत्ति जो पाली शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के जो मत है उन मतों को देखेंगे। पहला जो मत है विधुशेखर भट्टाचार्य जी के अनुसार पाली की उत्पत्ति संस्कृत शब्द पंक्ति से मानते हैं। पंक्ति, पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली और पाली, ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, भंडारकर जी के अनुसार पाली की उत्पत्ति प्राकृत से मानते हैं, यानी प्राकृत, पाकट, पाड़, पाल, पाली, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पाली शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के मतों को बता रही हूँ मैं। और
कौशाम्बी एक बौद्ध विद्वान थे और पाली का संबंध पाल है जिसका अर्थ रक्षा करना, और पाली में बौद्ध धर्म के उपदेश सुरक्षित है और इनकी रक्षा की है। पाली की उत्पत्ति या पालेति रखती थी, ठीक है, इस प्रकार उन्होंने कहा है दोस्तों। अगला जो विद्वान है भिक्षु जगदीश कश्यप, इनकी सबसे अधिक प्रामाणिक उत्पत्ति मानी जाती है और पाली की उत्पत्ति संस्कृत पर्याय से मानते हैं। धम्म पर्याय का प्रयोग बौद्ध साहित्य में बुद्धों के उपदेश के लिए होता रहा है। उत्पत्ति के संदर्भ में देखिए भिक्षु जगदीश कश्यप जी के अनुसार जो पाली शब्द की उत्पत्ति है इस प्रकार है: पर्याय, परियाय, पालिय, पलियाय, पालियाय और पाली, ठीक है। अब पाली भाषा के संबंध में विद्वानों के जो मतभेद रहे हैं उसके संदर्भ में हम देखेंगे। श्रीलंका के बौद्ध की एक धारणा रही है कि पाली मगध बोली से मानते हैं, ठीक है। श्रीलंका के बौद्धों की एक धारणा है कि पाली जो है मगध बोली से ही उसका जो संबंध है मगध बोली से मानते हैं। अब ग्रियर्सन जी कहते हैं कि पाली को मागधी बोली से मानते हुए पैशाची का प्रभाव स्वीकार किया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप मिस नहीं कर सकते। आपको किसी एक किताब में इतने सारे पॉइंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये मैंने खुद अपने हाथों से नोट्स बनाकर आपके सामने लाई हूँ दोस्तों। सो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी मैं वीडियोज़ आपके सामने डालूंगी उसका नोटिफिकेशन मेरे चैनल पर डाल दूंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। आगे देखिए, रीज डेविज के अनुसार पाली को कोसली की मानते हैं, यानी पाली का जो संबंध है कोसली से मानते हैं। ल्यूडर्स के अनुसार अर्धमागधी से मानते हैं। तात्पर्य यह है कि पाली भाषा मूल रूप में मध्य देश की भाषा है, यह सिद्ध हुआ है दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में देखिए पाली प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश उसे ही हम तृतीय प्राकृत कहते हैं। और यहाँ पर देखिए पाली की जो दो भाषाएं हैं उसमें पाली देखिए, ठीक है, प्रथम प्राकृत में, ठीक है, पाली, उसके जो 3 व्याकरण है कच्चायन व्याकरण, मोगलान व्याकरण और सद्यनीति व्याकरण। जो कच्चायन है उसके जो रचनाकार है महाकच्चायन, मोगलान जो है उस मोगलान व्याकरण के रचनाकार मोगलान है और सद्यनीति व्याकरण के रचनाकार अंगवंश माने जाते हैं। अभी इसमें देखिए बौद्ध साहित्य है और बौद्ध साहित्य में जो पिटक साहित्य और अनुपिटक साहित्यों की यहाँ पर रचना की गई है। अब यहाँ पर देखिए पिटक साहित्य में त्रिपिटक साहित्य ग्रंथ 3 प्रकार के माने जाते हैं। उसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है 3 पिटक है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक। आगे देखिए यहाँ पे अनुपिटक साहित्य में बुद्ध घोष के अट्टकथाओं की गणना की जाती है और इसमें 6 प्रकार के अट्टकथाओं को हम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है उसमें जातक है, धम्मपद, दीपवंश, मिलिंद पन्नहो, महावंश और बुद्ध घोष के अट्टकथा हैं। आगे देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए अभिलेखी प्राकृत, ठीक है। अभिलेखी प्राकृत में 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के शिलालेखों में इसका प्रयोग किया गया था अभिलेखी प्राकृत का, और अभिलेखी प्राकृत शिलालेखी प्राकृत की भाषा मानी जाती है दोस्तों। समझ में आया यह पॉइंट? ठीक है। और प्राकृत और अपभ्रंश ये जो 2 भाषाएं हैं उसे हम आगे देखते जाएंगे और उसका भी चार्ट मैंने अलग से बना दिया है दोस्तों। आगे देखिए, 1 मिनट मैं स्क्रॉल करूंगी थोड़ा सा। ये चार्ट तो आपको समझ में आया ही होगा। अब हम देखेंगे पाली की विशेषताएं हैं और पाली के व्याकरण महाकच्चायन ने कच्चायन व्याकरण में पाली की 41 ध्वनियाँ बताई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाली में 41 ध्वनियाँ हैं और पाली के व्याकरण मोगलान ने, ठीक है, मोगलान व्याकरण में पाली की 43 ध्वनियों को बताया है, 43 ध्वनियाँ मानी है। पाली भाषा के जो स्वर है 10 अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है।
और यहाँ पर व्यंजन जो है 33 है। ये पूछा जाएगा प्रश्न, देखिए ये भी पूछा जाएगा कि पाली भाषा में कितने व्यंजन है या पाली भाषा में कितने स्वर माने जाते हैं। तो आपको बताने के लिए आना चाहिए कि 10 और 33। आगे देखिए, ह्रस्व ऐ औ, ये दो नए स्वर विकसित ऐ औ स्वर समाप्त हो जाते हैं और रु लुरु रु पूर्णतः समाप्त होकर ल ध्वनि विद्यमान है। वैदिक और लौकिक में 3 स श श थे और पाली में केवल स रह गया। यानी वैदिक और लौकिक में जो 3 स श श थे वो उनका लोप होकर केवल खाली एक ही स रह गया। ठीक है, एक ही व्यंजन रह गया इसमें। अनुस्वार पाली में स्वतंत्र ध्वनि है जिसे वैयाकरणों ने निगहित नाम दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, आप इस पॉइंट को, मैंने जो एक एक पॉइंट यहाँ पर आपके सामने बता रही हूँ वो एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे एक एक वर्ड को थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा ज़रूर। और आगे देखिए, यहाँ पर पाली में घोषीकरण की प्रवृत्ति अधिक थी और अघोष ध्वनियाँ घोष ध्वनियों में परिवर्तित होती थी। उताहु को उदाहु यानी त की जगह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त है और यहाँ पर द है। यानी माकंदीय की जगह क की जगह यहाँ पर ग का प्रयोग किया गया, यानी मागंदीय। आगे देखिए, अघोषीकरण की प्रवृत्ति पाली में कम है और यह विशेषता पैशाची के कारण आई है। यहाँ पर देखिए, मृदंग को मुत्तिंग कहा जाता है, यानी द का परिवर्तन त में होता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे और एक एग्जाम्पल है। अगरु को अकलू यानी ग की जगह क का प्रयोग होता है, यानी ग का परिवर्तन क में होता है। महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति अल्पप्राण ध्वनियों में अल्पप्राण ध्वनि पाली में महाप्राण बनती थी। यहाँ पर परशु, ठीक है, प का जो उच्चारण है इसमें जो पाली में फरसु हो गया। और कील का यानी की जगह यानी क की जगह ख, यहाँ पर कील लिखा है लेकिन पाली में खील लिखा गया है। अल्पप्राण जो ध्वनियाँ है वो महाप्राण में बदलने लगती है। यहाँ पर समीकरण की प्रवृत्ति अधिक है और इस प्रवृत्ति के कारण बाद वाली पहले वाली ध्वनि को अपने जैसा बना लेती है। मार्ग को मग, निम्न को निन्न, सर्व को सब और धर्म को धम्म। र ल ध्वनियों का आपसी परिवर्तन होता था और तरु तलुण यानी र की जगह ल और ल की जगह र, कील यानी कीर। महाप्राण ध्वनियों का परिवर्तन ह ध्वनियों में भी होता है। रुधिर यानी रुधिर को रुहिर, ठीक है, भवती को होती और लघु को लहु। इस प्रकार यहाँ पर ह ध्वनियों में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्वराघात है बलात्मक और संगीतात्मक विवादास्पद है। पाली में दोनों भी नहीं, बलात्मक है लेकिन संगीतात्मकता में विवाद है थोड़ा सा, और यह स्पष्ट नहीं है दोस्तों। इसमें सरलीकरण की जो प्रवृत्ति के कारण उच्चारण में समीकरण की प्रवृत्ति विकसित हुई है। व्यंजन लुप्त स्वराम के कारण स्वरांत हो गए और विद्युत यानी विज्जु अत्यंत व्यंजन लोप और शरद के जगह सरद यानी स्वरागम हमें देखने को मिलता है। अकारांत शब्दों का प्रयोग बहुलता के कारण इकारांत एवं उकारांत शब्दों के संप्रदान के रूप में अकारांत के समान हो गए हैं। अग्गिस, भिक्षुस, भिक्षुरस, ठीक है, भिक्षुरस, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ये हुआ। लिंग यहाँ पर 3 है, वचन 2 है। द्विवचन पाली में समाप्त हो गए हैं और वैदिक भाषा की तरह पाली में भी रूपाधिक है और धम्म शब्द की सप्तमी एक वचन में 3 रूप बनते हैं और धम्मे, धम्मरीस और धम्माही, धम्मही, ठीक है। वैदिक और लौकिक संस्कृत में मध्यम पुरुष के बहुवचन के सारे रूप य से प्रारंभ होते हैं, किंतु पाली में वे त से शुरू होते हैं। युष्मे तुम्हें, युष्माकम तुम्हाक, ठीक है। पाली के क्रिया रूपों में 3 पुरुष है और पद जो है परस्मय पद धातुओं के 10 गण है।
ठीक है। अब हम देखेंगे द्वितीय प्राकृत, उसे ही प्राकृत कहते हैं। उसका समय 1 ईसा से लेकर 500 ईसा तक माना जाता है और यह भाषा बोलचाल की भाषा थी, परंतु विद्वान पंडितों में प्रचलित नहीं थी और संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। आगे देखिए कि इसमें जैन साहित्य लिखा गया है और इसके जो अन्य नाम है प्राकृत के, यहाँ पर देखिए प्राकृत भाषा, प्राकृत, द्वितीय प्राकृत या साहित्यिक प्राकृत, इसे इतने सारे नामों से जाना जाता है। प्राकृत की जो उत्पत्ति है संस्कृत से हुई है और प्राकृत का अर्थ पहले की बनी हुई, संस्कारित हुई जनभाषा। इस भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र रचना में विचार किया है। प्राकृत भाषा का व्याकरण प्राकृत प्रकाश में इसके रचनाकार वररुचि, इसका जो समय है 7वीं शती है और इसमें 12 परिच्छेद हमें देखने को मिलते हैं। प्राकृत भाषा में सर्वप्रथम व्याकरण लिखने वाले वररुचि है और प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र जी को कहा जाता है और हेमचंद्र जी का ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। यह भाषा जैन धर्मावलंबियों की भाषा है। विद्वानों के कुछ मत है यहाँ पर देखिए। जो जनभाषा का संस्कार करके संस्कृत बनाई गई, अतः जनभाषा प्राकृत भाषा थी। भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार, उनका जो मत है भोलानाथ तिवारी जी का, प्राकृत भाषा को संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा की भाषा मानते हैं। पाली और अपभ्रंश की कड़ी मानते हुए इसे द्वितीय प्राकृत कहा है। अर्थ संस्कृत से पहले की जनभाषा न होकर उसके बाद विकसित होने वाली भाषा है और हेमचंद्र, मार्कंडेय, सिंहदेव आदि आचार्यों के मत मूल भाषा संस्कृत से है और इससे उत्पन्न प्राकृत यानी प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्राकृतम, यानी प्रकृति की जो उत्पत्ति, प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानते हैं और प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। अब हम देखेंगे कि जो प्राकृत भाषा है उसके भेदों में थोड़ा सा वाद विवाद है। कुछ विद्वान इसे 8 भेद मानते हैं इसके, और कुछ विद्वान 5 मानते हैं, कुछ विद्वान 3 मानते हैं और कुछ विद्वान 7 मानते हैं। वररुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद किए हैं, उसमें महाराष्ट्री, शौरसैनी, पैशाची और मागधी, ठीक है। और वररुचि का जो ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश है वो 7वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है। हेमचंद्र जी के अनुसार प्राकृत भाषा के 3 भेद माने जाते हैं। प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र जी का है रचना, हेमचंद्र जी की रचना, और इसमें देखिए अर्धमागधी, इसे ही आर्षी, चुलिका, पैशाची और अपभ्रंश, ठीक है। भरत मुनि ने प्राकृत भाषा के 7 भेदों को बताया है नाट्यशास्त्र में। शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, दाक्षिणात्य, बाहलिक, अवंतिजा तथा प्राच्या। साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो प्राकृत भाषा के महत्वपूर्ण भेदों में देखिए शौरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी प्रमुख है, ठीक है, प्रमुख है। प्राकृत भाषा असंस्कृत थी और यह जनसामान्य की बोलचाल की भाषा थी, इसका संस्कार नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे कि शौरसैनी प्राकृत, ठीक है। शूरसेन प्रदेश मथुरा के आसपास बोली जाने वाली बोली है और शौरसैनी प्राकृत में रचित रचना कर्पूर मंजरी, ठीक है, कर्पूर मंजरी है आदि अन्य बहुत सारे रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन संस्कृत नाटकों में भी निम्न श्रेणी के पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। दिगंबर संप्रदाय के जैनों ने अपने धर्मग्रंथ लिखे हैं शौरसैनी प्राकृत में, और इसमें तत्सम शब्द की बहुलता हमें देखने को मिलती है और शौरसैनी प्राकृत मध्य देश की प्रमुख बोली मानी जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट को मैं क्लियर कर रही हूँ दोस्तों, और इस टॉपिक पर जितने भी प्रश्न बनेंगे वो 100% यहाँ से ही होंगे। इसको छोड़कर आपको कहीं से ही यहाँ इस पर अलग से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और एक वर्ड को, एक लाइन को आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ज़रूर, और ऐसे नोट्स आपको किसी और जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार शौरसैनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी और शौरसैनी प्राकृत से पंजाबी तथा हिंदी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। दिगंबर जैनाचार्यों ने महाकाव्य की रचना इसी में की है। शौरसैनी से महाराष्ट्री प्राकृत का विकास हुआ और जैन साहित्य में देखिए जो रचनाकार और उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें देखिए जो राजशेखर की जो रचनाएं कर्पूर मंजरी, रुद्रदास की चंद्रलेखा और घनश्याम की आनंद सुंदरी, यह उनकी रचनाएं हैं।
आगे देखिए, पैशाची प्राकृत क्षेत्र उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा है, आसपास की बोली है। पिशाच जाति के लोग बोलते हैं पैशाची को, और महाभारत में पिशाच जाति का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और ग्रियर्सन का कहना है कि पैशाची को वही की दर्द से प्रभावित भाषा मानते हैं, और हर्नले पैशाची को इसको द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त मानते हैं, और पुरुषोत्तम देव जो है पैशाची को संस्कृत और शौरसेनी का विकृत रूप मानते हैं। आगे देखिए कि पैशाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था, और पैशाची प्राकृत भाषा के अवशेष चीन, तुर्किस्तान, काफिरस्तान, गांधार आदि में पाए गए शिलालेखों में मिलता है। पैशाची का जो प्रभाव रहा है वो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं पर रहा है। आगे देखिए, मागधी प्राकृत। मगध को प्राचीन काल में दक्षिण बिहार कहते थे, और मगध में मागधी प्रचलित है, और पाली के त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। और क्षेत्र देखिए यहाँ पर मागधी प्राकृत का, और मगध के आसपास बोली जाने वाली इस बोली का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के शिलालेखों में मिलता है। मार्कंडेय जी के अनुसार मागधी की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से बताई है, और यहाँ पर जो मागधी प्राकृत की जो रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, मृच्छकटिकम, शूद्रक रचनाओं में यत्र तत्र मागधी के दर्शन हमें होते हैं। मागधी का जो मूल आधार है मगध क्षेत्र है। लार्सन जी कहते हैं कि महाराष्ट्र एवं मागधी को एक ही मानते थे। कुछ लोग इसका संबंध महाराष्ट्र से मानते हैं, और मागधी भाषा की स्वतंत्र रचना नहीं है। अब देखेंगे अर्धमागधी। अर्धमागधी के संदर्भ में देखिए कि इसका जो क्षेत्र रहा है मागधी और शौरसेनी के बीच में, तात्पर्य कौशल के आसपास की भाषा या बोली मानी जाती है। और अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग जैन साहित्यों में हुआ है, और अर्धमागधी प्राकृत मुख्यतः प्राचीन काल में साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अर्धमागधी मध्य देश की शूरसेन या मथुरा तथा मगध के मध्यवर्ती देश कौशल, अयोध्या की भाषा थी। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा है कि अर्धमागधी मध्य देश यानी शूरसेन या मथुरा तथा मगध के मध्यवर्ती देश कौशल, अयोध्या की भाषा थी, इनका कहना है। महावीर स्वामी जी कहते हैं कि इन्होंने भी एक मत दिया है। उनमें से देखिए कि जैन धर्म में अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने धर्मोपदेश अर्धमागधी में दिए थे, और इसी कारण इनके उपदेशों के संकलन को आगम कहते हैं। आगे देखिए, आचार्य हेमचंद्र जी के अनुसार इन्होंने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है, और अर्धमागधी प्राकृत के अन्य नाम देखिए। जैनाचार्यों ने भी अर्धमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं आदि भाषा, आर्ष, आर्षी आदि अर्धमागधी के नाम माने जाते हैं। दोस्तों आगे देखिए, महाराष्ट्री प्राकृत। अब महाराष्ट्र के प्राकृत का जो क्षेत्र रहा है वो मूल महाराष्ट्र रहा है, और मराठी का विकास महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ है, और प्राकृत भाषा में रचित काव्य ग्रंथों में प्राकृत का यह रूप प्रयुक्त है। और इसमें जो साहित्य लिखा है उसमें से देखिए जो रचनाकार और उनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण जो हाल द्वारा रचित गाहासत्सई और रावरसेन द्वारा रावण वहो यानी रावण वधो, और जयवल्लभ जी के द्वारा बज्जालग। ठीक है, ये 3 रचनाएं महाराष्ट्री प्राकृत में देखने को मिलते हैं। जूल ब्लॉक में मराठी का विकास इसी के बोलचाल के रूप में माना है, और कुछ लोगों ने इसे काव्य की कृत्रिम भाषा मानते रहे, और प्राकृत वैयाकरणों ने इसे आदर्श प्राकृत माना है। और संस्कृत नाटकों में प्राकृत पद्य रचना प्रायः महाराष्ट्र में ही हुई है। कालिदास और हर्ष ने नाटक लिखे इसी भाषा में। ठीक है, कालिदास और हर्षवर्धन, जो हर्ष एक राजा हुए थे, और उनके जो नाटक लिखे गए हुए वो सारे के सारे नाटक इनके
इस महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में लिखे गए हैं। अब हम देखेंगे कि केकय प्राकृत। केकय प्राकृत जो है इसका जो क्षेत्र रहा है प्राचीन केकय प्रदेश, यह लहंदा पाकिस्तान में बोली जाती है। लहंदा या पाकिस्तान में इस केकय प्राकृत को बोली जाती है। आगे देखिए टक प्राकृत, इसका जो क्षेत्र रहा है वो है पंजाब क्षेत्र, और यह भारत और पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के कुछ भागों में इस टक प्राकृत को बोला जाता है या बोली जाती है। श्वास प्राकृत के संदर्भ में देखेंगे हम कि श्वास प्राकृत है क्या। ठीक है, श्वास प्राकृत इसका उल्लेख नहीं है, परंतु सुनीति कुमार चटर्जी ने तथा अन्य विद्वान हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूं तथा नेपाल में बोली जाने वाली पहाड़ी बोलियों का विकास खस अपभ्रंश से मानते हैं। और ब्राचड़ प्राकृत जो है, ब्राचड़ प्राकृत इसे ब्राचड़ अपभ्रंश की पूर्वजा मानते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसके जो भेदों के संदर्भ में मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है। अब आप इस चार्ट को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए शोरशनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, अर्धमागधी, मागधी प्राकृत, केकय प्राकृत, टक प्राकृत, खस प्राकृत को ही श्वास प्राकृत कहते हैं, ब्राचड़ प्राकृत और जो अंत में है महाराष्ट्री प्राकृत। ठीक है, अब आगे देखिए अपभ्रंश, उसे हम तृतीय प्राकृत कहते हैं। और तृतीय प्राकृत में देखिए सबसे महत्वपूर्ण अपभ्रंश भाषा का जो समय रहा है 500 ईसा से लेकर 1 ईसा तक। ठीक है, अपभ्रंश को कुछ विद्वान संधिकालीन भाषा भी कहते हैं और यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी मानते हैं। अपभ्रंश भाषा के नाम अवहट्ठ, देश भाषा, देशी भाषा, अपभ्रष्ट और बिगड़ी हुई आदि नामों से अपभ्रंश भाषा को जाना जाता है। अपभ्रंश भाषा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। भरत मुनि जी ने, ठीक है, भरत मुनि जी ने इसके ग्रंथ नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं और इसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट या अपभ्रष्ट कहा है। किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार अपभ्रंश को न भाषा कहाँ है। यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है दोस्तों। प्राकृत सर्वस नामक ग्रंथ में अपभ्रंश के 27 भेदों का उल्लेख किया है। आगे देखिए कि अपभ्रंश की जो संज्ञा है उसे हम देखेंगे कि भाषा का जो रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में बिगड़ी हुई मानते हैं तो उसे अपभ्रंश कहा जाता है। भाषा के रूप में अपभ्रंश नाम का प्रयोग 6ठी शताब्दी से हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए दोस्तों, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने खस नाम की एक अपभ्रंश की भी कल्पना की है और जिसका स्थान पर्वतीय क्षेत्रों में माना है। ठीक है, क्षेत्रों को माना है। अपभ्रंश के जो 3 कवि रहे हैं, 3 कवियों में सबसे महत्वपूर्ण है स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश के वाल्मीकि कहा जाता है और इनका समय 7वीं शती से लेकर 8वीं शती माना जाता है। पुष्पदंत 10वीं शती और धनपाल, ये जो तीनों कवि है अपभ्रंश के कवि है। और मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं। अब यहाँ पर जो 3 भेद हैं, नागर, ब्राचड़ और उपनागर, ठीक है, यहाँ पर 3 भेद मार्कंडेय ने बताए हैं। अवहट्ठ अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप मानते हैं और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना में किया गया है। अपभ्रंश भाषा जो रही है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। हेमचंद्र तथा वाग्भट ने इन्होंने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। आचार्य दंडी जी ने अपभ्रंश को अभिरार्दी भाषा कहा है। अभिरार्दी, ठीक है, आपको ये सारा का सारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, किसने मतलब किस भाषा के संदर्भ में क्या कथन दिया है ये आपको समझ में आना चाहिए। मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 बताए हैं। वैसे मैंने पहले बताया था कि जो नागर है, नागर, उपनागर और ब्राचड़, नागर गुजरात की बोली है, उपनागर राजस्थान की और ब्राचड़ सिंध की बोली है। यहाँ पर देखिए इस अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन तथ्यों को हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है और इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार स्पष्ट किया है। ठीक है,
ये बहुत जल्दी स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने क्या कहा है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण तथ्य है उदय नारायण तिवारी जी का भी, जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, यानी इनका जो किताब है हिंदी भाषा का उद्गम व विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईसा स्वीकार किया है। आगे देखिए कि डॉक्टर नामवर सिंह ने इन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जो काल यानी समय जो माना है वो 700 ईसा स्वीकार करते हैं। इन्होंने भी 700 ईसा स्वीकार किया है। अब हम देखेंगे भोलानाथ तिवारी, इन्होंने अपभ्रंश का जो जन्म माना है वो 500 ईसा के आसपास मानते हैं, और दोहा का अर्थ होता है दोहा, और यह जो मूल रूप है अपभ्रंश का ही एक छंद है। अब देखेंगे कि जो अपभ्रंश के रचनाकार तथा उनकी जो रचनाएं हैं उन सारी रचनाओं को हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है, और रचनाकार और उनकी रचनाएं। अब यहाँ पर देखिए स्वयंभू जी की जो रचना है पौमचर्यु, वो अपूर्ण ग्रंथ है, और रिठन्यचर्यु और स्वयंभू छंद। आगे देखिए कि पुष्प छंद, इनका जो समय रहा है वो 10वीं शती रहा है, और इनकी जो महत्वपूर्ण जो 3 रचनाएं हैं महापुराण, नय कुमारचर्यु और जसहरचर्यु। धनपाल 10वीं शती के रचनाकार है, और इनका एक ही यहाँ पर रचना है भवि सैयद कहा, ठीक है। अब्दुल रहमान का नाम अपभ्रंश साहित्य के कवि है, और जो संदेश रासक रचना लिखी है, और संदेश रासक एक खंड काव्य है, और इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा को दर्शाया गया है। कनकामर मुनि की करकऊ चरित्र अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखिए, यहाँ पर मैं जितना भी कंटेंट आपको बता रही हूँ वो सारा का सारा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए, ठीक है, मत कीजिएगा, ठीक है। अपभ्रंश काल के जो रचनाकार व उसकी जो रचनाएं हैं उसके संदर्भ में हम थोड़ी से देखेंगे। यहाँ पर देखिए रचनाकार और रचनाएं हैं। जैन आचार्य जो हेमचंद्र है उनकी जो रचना है प्राकृत व्याकरण, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, लक्ष्मीधर प्राकृत पैंगलम, रोड़ा जो कवि है राहुलवेल, ठीक है, राहुलवेल। अब्दुल रहमान जो है संदेश रासक उनकी रचना है। राम सिंह की रचना है पाहुड़ा दोहा, जीनी दत्त सूरी उपदेश रसायन रास। विद्यापति की रचनाएं हैं 2, कीर्तिलता और कीर्तिपताका, और देवसेन की जो रचना है शावकाचार्य। स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं, ठीक है, पौमचर्यु, रिठन्यचर्यु और स्वयंभू चंद। जोयेंदु जी की जो रचनाएं हैं परमात्मा प्रकाश और योगसार, ये जोयेंदु की रचना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जोयेंदु की रचना। और पुष्पदंत की जो रचना है महापुराण जसहरचर्यु। हेमचंद्र जी की जो रचना है शब्दानुशासन। आगे देखिए धनपाल भविष्यत कहा और सरहपा, और इन्हें ही हम सरहपाद भी कहते हैं, इनकी मुक्तक रचनाएं हैं। ये सारे के सारे अपभ्रंश के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं। अपभ्रंश भाषा का जो प्रयोग कालिदास के नाटकों विक्रमोवंशीय में निम्न वर्गों के पात्रों के द्वारा किया गया है, और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आचार्य भामा ने 6ठी शताब्दी इनका जो समय रहा है, आचार्य भामा जो है अलंकारवादी आचार्य रहे हैं, और इन्होंने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्य के लिए उपयोगी भाषा बताया है। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ है, और हिंदी की जननी अपभ्रंश है, और चर्या पदों में 8वीं शती, ठीक है, अपभ्रंश का जो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो अपभ्रंश भाषा का क्षेत्रीय रूप और उसकी जो भाषाएं हैं उसे हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए अपभ्रंश, शौरशानी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी गुजराती, पैशाची अपभ्रंश पंजाबी लहंदा, ब्राचड़ अपभ्रंश सिंधी, खस अपभ्रंश पहाड़ी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मराठी, और अर्ध मागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, और मागधी अपभ्रंश देखिए
मागधी अपभ्रंश जो है बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। ठीक है। और एक जो पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कुछ किताबों में केकय अपभ्रंश से लहंदा का विकास और टक्का अपभ्रंश से पंजाबी का विकास भी देखने को मिलता है। यह आपको जानकारी के लिए पॉइंट मैंने बताया है दोस्तों। विद्वानों के कुछ मत है यहाँ पर। देखिए कि विद्यापति जी का मत है, विद्यापति का जो समय रहा है वो है 14वीं शती। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण इनका मत है, विद्यापति जी ने अपभ्रंश को अवहट्ट कहा है और अपभ्रंश को विद्यापति जी ने ही देशीय बयाना, ठीक है, या देशी भाषा नाम दिया है। उनकी जो पंक्ति है, देशील बयाना सब जन मिठा, यह जो पंक्ति है एग्जाम में पूछी जा सकती है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि देशीय बयाना या देशी भाषा किसने अपभ्रंश को नाम दिया है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया तो आप वहाँ पर ऑप्शन के तौर पर विद्यापति जी का नाम मतलब पॉइंट आउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, इन्होंने भी अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा मानते हैं। और यहाँ पर एक ट्री डायग्राम मैंने बनाया है दोस्तों, जो अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद तथा विकसित होने वाली आर्य भाषाओं को हम यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स है वो बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए कि जो अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद और उसके जो प्रकार है उसके संदर्भ में हम देखेंगे। ठीक है। आगे देखिए कि अब यहाँ पर देखिए शौरसेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, ठीक है, 4 आते हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी में, ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी। राजस्थानी में देखिए मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। पहाड़ी में गढ़वाल, कुमायूनी और नेपाली और गुजराती। ठीक है। यहाँ पर जो 4 है शौरसेनी अपभ्रंश के, उसे हमने देखा है। ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी एक ही आती है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में, ठीक है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी एक ही आती है। और केकय अपभ्रंश में लहंदा आती है। ठीक है। आगे देखिए टक्का अपभ्रंश में, ठीक है, टक्का अपभ्रंश में पंजाबी एक ही आती है। और मागधी अपभ्रंश में देखिए 4 आती है, 4, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमी। ठीक है। यहाँ पर देखिए बिहारी में 3 आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बंगला, उड़िया और असमिया इधर। ठीक है। अब हम देखेंगे जो बचा हुआ पार्ट है, अर्धमागधी अपभ्रंश है। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी को गिना जाता है। और पूर्वी हिंदी में देखिए छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी भाषा को, आर्य भाषा को रखा गया है दोस्तों। आपको समझ में आया यह पॉइंट? ठीक है। यहाँ पर देखिए और एक बार मैं इस चार्ट को स्क्रॉल करते जाऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इस चार्ट के माध्यम से आपको जो भी मतलब कठिनाइयाँ होंगी वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी दोस्तों। और बहुत ही सिंपल जो चार्ट मैंने बनाया है ट्री डायग्राम, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम जो बचे हुए पार्ट में से अब अंतिम जो भाग है अपभ्रंश की विशेषताएं, और उन विशेषताओं को हम अभी देखेंगे दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण, अब यहाँ पर देखिए अपभ्रंश की जो विशेषताएं रही है उन विशेषताओं को देखेंगे। रू का प्रयोग लेखन में था लेकिन उच्चारण में री हो गया। एग्जाम्पल में ऋण और ऋण। ठीक है। अ का पूर्वी तथा पश्चिमी अपभ्रंश संवृत विवृत का भेद था और सभी स्वरों का अनुनासिक प्रयोग अपभ्रंश में होने लगा था। जैसे कि यहाँ पर देखिए आई और औ लुप्त हो गए। ठीक है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, ए है और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, वो। ठीक है। और आगे देखिए श ध्वनि जो है, श ध्वनि केवल अर्धमागधी अपभ्रंश में मिलती है। ल ध्वनि का प्रयोग शौरसेनी महाराष्ट्र में थी। और यहाँ पर जो स्वराघात हुआ है, संगीतात्मक स्वराघात अपभ्रंश में पूर्णतः लुप्त होकर बलात्मक स्वराघात विकसित हुआ अपभ्रंश में। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। आगे देखिए अपभ्रंश एक उकार बहुला भाषा थी, यह भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर
ये नॉइज़ आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, जो बाहर का नॉइज़ आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, अपभ्रंश एक उकार बहुला भाषा थी। यह भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और शब्दों में 3 ध्वनियों का प्रयोग प्रमुखता से होता है और यह प्रवृत्ति ब्रज भाषा तथा अवधि में भी आई है। ध्वनि परिवर्तन की दृष्टि से जो प्रवृत्तियाँ लोप, आगम, विपर्यय आदि प्राकृत में विकसित हुई और अपभ्रंश में अधिक मात्रा में दिखाई देने लगी। य का परिवर्तन ज, क्ष का परिवर्तन कक्ष, छ, म का परिवर्तन व का परिवर्तन ब, श्न का परिवर्तन न। यहाँ पर देखिए ये जो परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। य का परिवर्तन ज में, व का परिवर्तन ब में, प का परिवर्तन नहीं, क्ष का परिवर्तन, ठीक है, आम्र का परिवर्तन, ठीक है, म का परिवर्तन व में, कृष्ण यानी कान्हा, पक्षी और पक्षी। समझ में आया यह एग्जाम्पल, ठीक है। आगे देखिए, दीर्घीकरण के कारण होने वाले द्वित्व में एक व्यंजन बच गया तथा क्षतिपूर्ति के कारण पूर्ववर्ती स्वर में दीर्घता आ गई। तस्य, तासु, प्राकृत में यह तस्य है, ठीक है। अपभ्रंश में वियोगात्मकता की प्रवृत्ति में और बढ़ोतरी हो गई और रूपों की संख्या ज़्यादा मात्रा में कम हुई और संस्कृत में कारकीय रूपों की संख्या 20 से भी अधिक, अपभ्रंश में केवल 5-6 ही रूप रह गए। तो इस प्रकार हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को देखा है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन तीनों भाषाओं को देखा है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नोट्स है। ऐसे ही ये जो नोट्स है आपको कहीं पर भी किसी भी चैनल पर या किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का जो दोहराई वाली बात होती है वो नहीं है दोस्तों। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन जो बटन है उसे भी प्रेस करके रखिएगा और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम के चैनल पर मैंने क्विजेस और पीडीएफ डालना शुरू कर दिया है। सक्सेस 100% मिलेगा। इट्स एग्जाम टाइम। हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू ऑल माई स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अनाउंसमेंट है, वो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अगले वीडियो तक धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि।